नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए विधिवत प्रार्थना की। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान सम्मान, युवाओं के लिए अवसर, डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भर भारत जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनसे देश ने विकसित और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। मोदी जी सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं और इन 12 सालों के अंदर भारत के मान को विश्व के बदल पर ऊंचा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आज रक्षा के क्षेत्र में हम आग्रह हुए। आज एक समय ये था हम विदेशों से हथियार खरीदते थे और आज हमारे बनाए हुए हथियार आपने देखा होगा, हमारी बर्दोस्त मिसाइल जिसकी डिमांड हो रही है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके कैंपों को तहस करना, उनके देश को तहस करना, आज पूरा विश्व हमसे हथियार मांग रहा है। आज 80 से अधिक देशों को अन्न का निर्यात हम कर रहे हैं और भारत इसमें एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। आज हमने टपकेश्वर मंदिर में उनके दीर्घायु की कामना की। हमने कहा, हे भोले बाबा, माननीय मोदी की दीर्घायु हो, माननीय मोदी की स्वस्थ रहे और उनका नेतृत्व इस देश को। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की ओर से राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान हासिल की है और भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई। साथ ही परिषद ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, देव परंपराओं और पौराणिक गाथाओं के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प भी दोहराया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध संस्कृति से जोड़ा जा सके। बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, बल्कि देश में नहीं दुनिया भी आज उनको अपना सर्वोच्च नेता मान रही है। आज हमने पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की जो देव संस्कृति है, देव परंपराएं हैं, मठ मंदिरों में हमने पूजा अर्चना करी और उनके जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल की अनेकों जो उनकी उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों का भी जो जन जन को यहाँ पे लाभ मिला है। साथ में प्रार्थना भी की गई कि उनकी लंबी दीर्घायु हो और जो और आगे ताकि सशक्त होकर वो और अनेकों ऐसे कार्य उनका ऐसा कार्यकाल ऐसा रहे कि जो पूरा विश्व उसको देखे। एक जैसे वसुधैव कुटुंबकम का उन्होंने जब सम्मेलन किया, G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, उस जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा उसको सर्वोच्च स्थान देते हुए पूरे विश्व में एक भारतीय संस्कृति को रखा। मैं सच में मैं खुद में, क्योंकि संस्कृति साहित्य कला परिषद के उपाध्यक्ष होने के नाते हमने आज अपने पूरे ये कहा है कि उनके 12 साल का जो ये कार्यकाल का जो प्रधानमंत्री कार्यकाल का रहा, हम पूरे उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए और सारे हमारे जितने भी देव स्थान हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जितनी भी हमारी पौराणिक जो गाथाएं हैं, सभी को संकलित करते हुए सभी मंदिरों में हमने आज कार्यक्रम किए और पूजा अर्चना की, हवन किया, यज्ञ किया और अनेकों जो हमारी जो कई विलुप्त परंपराएं थी उनको भी आज पुनर्जागृत करने का हमने संकल्प लिया है।
अब खबर डोईवाला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कालू सिद्ध मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक बृजभूषण गौरेला ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नेताओं ने देश की प्रगति और सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी गढ़वाल के उत्तरी क्षेत्र में बाल विकास विभाग द्वारा लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यह परियोजना रोजगार, शिक्षा और अन्य कारणों से घर से दूर रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करेगी। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए मतलब कम रेंट में कमरे उपलब्ध है। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा महिलाओं को, तो ये हमारे विभाग से के तरफ से अच्छी पहल है। जैसे कामकाजी महिलाएं आती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि जो मतलब महंगे महंगे रूम मिल सके, तो इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी सी सुविधा है। कम पैसों में अच्छे रूम मिल सकते हैं। ये हमारे विभाग से मतलब जनमानस के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो उसी के हिसाब से जब नया छात्रावास खुल रहा है, महिला छात्रावास, कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकती है। अगर कोई बाहर से जो महिला वहाँ आ रही है या वहाँ रेंट पे कमरा नहीं मिल पा रहा उनको, तो वहाँ सुविधा इसलिए है कि कम रेट में और कमरे भी उपलब्ध है और सारी सुविधाएँ कि उनके बच्चों के खेलने के लिए वो सारी सुविधाएँ वहाँ मिली हैं, तो वो अच्छे आजकल कामकाजी महिलाएं। देखिए, जो कोटद्वार में उत्तरी झंडी चौड़ है, वहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है। तो ये हॉस्टल उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से कोटद्वार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और उनको सरकार की तरफ से मतलब बहुत रीजनेबल रेट पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इसलिए बनवाई जा रहा है। और लगभग इसमें 28 कमरों का निर्माण हो रहा है इनमें, और अभी इसका कार्य लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में शायद ये हमको हैंडओवर भी हो जाएगा और इसका विधिवत रूप से संचालन कर दिया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशी अपने दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार की चर्चित हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस की अनुपमा रावत विधायक हैं, जबकि पूर्व में बीजेपी के स्वामी यतीश्वरानंद यहां से विधायक रहे हैं और क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इसी बीच बीजेपी किसान मोर्चा के युवा नेता और जिला किसान मोर्चा मंत्री शिवा चौहान की दावेदारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि रानी मजार गांव में आयोजित एक बैठक के दौरान शिवा चौहान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के साथ क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए कार्य करेंगे। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने भी स्थानीय उम्मीदवार की आवश्यकता पर जोर देते हुए शिवा चौहान को समर्थन किया। ग्रामीणों का कहना था कि शिवा चौहान क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें टिकट मिलने पर वे रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर सकते हैं। सही देख रही है जी। मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है जी, काफी टाइम से जो यहाँ पे विधायक वगैरह है जी, इधर गांव में आके कभी नहीं देखते और ना ही कोई विकास वगैरह हो रहा। हम यहाँ पे आपको ऐसी हालत दिखा देंगे गाँव की सड़कों की कि किचड़ इतना भरा पड़ा जी, और उसमें सांप सिलेंडर इतने हो रहे कि वे घरों में आके घुसे। और एक समस्या पानी की जी, यहाँ टंकी में पानी नहीं दे रखा, 3 साल हो गए। अभी हम ये चाहते हैं कि जी अपना कोई लोकल का ही बंदा हो
उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दादा गुलाब सिंह के विशाल मेले का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। वहीं आपको बता दें कि मेले का शुभारंभ पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन को लेकर उत्साह व्यक्त किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक का आयोजकों और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए समिति को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को मजबूत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ दुकानों और झूलों ने भी लोगों का खास आकर्षण खींचा। समाज ने अपना आदि पुरुष बाबा गुलाब सिंह जी को यहाँ पर जो माना है, उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है और कई सालों से यहाँ पर वार्षिक मेला लगता है और धीरे धीरे इसका बड़ा विस्तार होता जा रहा है। लगभग अब 5 एकड़ ज़मीन में इस समय ये मेला लग रहा है। हजारों की संख्या में नट समाज उत्तर प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से, राजस्थान से, उत्तराखंड से यहाँ पे एकत्र होता है और यहाँ पर जुलूस भी निकलता है। 5 दिन का मेला रहता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के सिलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में वाणिज्य मंत्रालय और आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में एक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयुष और हर्बल क्षेत्र के लिए मुफ्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों तथा उत्तराखंड की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस दौरान निर्यातकों, एमएसएमई स्टार्टअप और उद्योग प्रतिनिधियों को आयुष उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और निर्यात के नए अवसरों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि गुणवत्ता मानकों में सुधार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण की पहल से आयुष निर्यात को नई मजबूती मिली है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने निर्यात प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और व्यापार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद कर महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज की जो गवर्नमेंट है उसके 12 साल पूरे हुए। उस उपलक्ष्य में जो सभी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हम हमारे पिछले 12 साल के क्या उपलब्धियां हैं उसका एक हम पूरा मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं। बट उससे भी इम्पोर्टेंट इसमें जो हम मैसेज यहाँ पर देहरादून में देना चाहते थे कि एक देहरादून उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रदेश है आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए, और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी फोकस किया गया है और रिसेंटली जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आयुष के लिए हमने स्पेशल प्रोविज़न दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है बेनिफिट्स को अवेल करे। उसके अलावा नए हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अभी शुरू हुआ है नवंबर में लास्ट ईयर, और उसमें करीब 25,000 करोड़ का उसमें हमारा आउटले है, जिसमें निर्यात दीक्षा और निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और जो उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को ही कवर किया गया है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री उसके बारे में ठीक से जानकारी ले और उन्हीं को उपयोग करते हुए भारत से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, जिससे हमारा अगले 2030 तक जो टारगेट मिला है हमको कि हम $1 ट्रिलियन तक का गुड्स का एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट पहुंच सके, जो कि अभी $800 बिलियन पे है। तो वो ग्रोथ हम अगले कुछ सालों में पा सकें, उसी के एक डिस्कशन के लिए आज की ये मीटिंग को हमने आयोजित किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम में पुलिस की सतर्कता और तत्परता से एक 12 वर्षीय बालक को मात्र आधे घंटे में सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जिससे एक परिवार की खुशियां फिर से वापस लौट आई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए बालक शिवांश अपनी दादी और दादा के साथ दर्शन करने के दौरान मंदिर परिसर के पास भीड़ में अचानक बिछड़ गया। घटना की सूचना आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी ने तेजी से संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद भीड़भाड़ वाले संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता के चलते बच्चा सुरक्षित मिल गया और उसे उसके परिजनों से मिला दिया गया। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता के लिए आभार भी व्यक्त किया है। अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में शनि मंदिर के पास स्थित सड़क किनारे की एक बेशकीमती भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि विवाद की सूचना मिलते ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे तनाव की स्थिति बन गई।
सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को वहां से हटा दिया। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार के एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि भूमि के कब्जे और मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता की है तथा अपने अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि भूमि विवाद का मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने या विवाद को बढ़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल जो बहादुराबाद थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत शनि मंदिर के पास जो सड़क से लगी हुई भूमि है उस पर भूमि के कब्जे और स्वामित्व को लेके दो पक्षों के बीच एक विवाद हुआ था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे भीड़ भी एकत्र हो गई थी। और उसके बाद उस विवादित जो संपत्ति है, भूखंड है, उससे जितने भी वहाँ पे लोग एकत्रित थे उनको हटाया गया और दोनों पक्षों को बुला के जो है मेरे द्वारा स्वयं उनको बातचीत की गई और दोनों पक्षों को अपने अपने जो समर्थन में अपने पक्ष में जो भी वो दस्तावेज उनके पास हैं उसको लेके उनको बुलाया भी गया है। और फिलहाल मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है और किसी भी पक्ष के द्वारा यदि उसको शांति व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास किया जाता है तो थाने को निर्देशित किया गया है कि जो अकॉर्डिंग टू द लॉ उनके खिलाफ फिर कार्रवाई ठोस की जाए। जो भूखंड संबंधी जो विवाद हैं, जैसा कि उनके द्वारा अवगत कराया गया दोनों पक्षों ने कि इनका विवाद जो है विभिन्न न्यायालयों में भी गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में थाने को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि विवाद बढ़ता है तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जाए। अब खबर रुड़की से। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 7 जून को दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अब पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अन्य आरोपियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस ने तेज कर दिए हैं। मामले को लेकर मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 दिन पहले की घटना है, तो जैसे ही पुलिस को 112 की सूचना मिली, फौरन थाने से एक बड़ी टीम भेजी गई। 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको ही गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय कार में सवार 2 व्यक्ति वाहन से बाहर थे, इसलिए वे सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ड्यूटी पर जा रहे पीआरडी जवान अनिल कुमार और सचिन कुमार दुर्घटना की चपेट में आकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।